नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। सत्ता, सियासत, राजनीति और चुनाव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत झोंकने लगे हैं। रीवा जिले की गुड़ विधानसभा सीट एक बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा सीट, जहां को लेकर तमाम तरह की बातें, राजनीति और सब कुछ। उस बीच एक नाम निकलकर सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं नारायण मिश्रा, हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं। तमाम चर्चाएं करेंगे, लेकिन क्षेत्र में जब इनको लेकर बात होती है तब एक बात का जिक्र होता है। नारायण बेहद सरल हैं, सहज हैं। क्या वर्तमान राजनीति में इतना सरल होना, इतना सहज होना अनुकूल है एक पार्टी के अंदर? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहज, सरल और संस्कारिक ही होता है, ये पहली शर्त है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं सहज और सरल हूँ। ये मेरा प्रकृति प्रदत्त स्वभाव है। नारायण जी, गुड़ विधानसभा में काम करते हुए लगभग 15 से 20 साल हो गए हैं आपको। जी, 15 से 20 साल से अनवरत, जैसा जो वहाँ के सामाजिक लोग हैं, जो उस विधानसभा से जुड़े लोग हैं, उनका मानना है कि हर परिस्थिति में आप वहीं रहे। कैसे देखते हैं इस विधानसभा को? अगर ये पूछा जाए कि नारायण मिश्रा के दृष्टिकोण से गुड़ विधानसभा किन परिस्थितियों में है? निश्चित रूप से गुड़ विधानसभा भौगोलिक दृष्टिकोण से एक बड़ा विधानसभा है और सीधी जिले की सीमा, सतना जिले की सीमा को भी टच करता है। कई विधानसभाओं की सीमा लगती है। इस विधानसभा क्षेत्र में एक लंबे समय तक दूसरे लोगों का, दूसरे पार्टी के जनप्रतिनिधियों का शासन रहा है, जिसके चलते 2003 तक तो विकास की बात सोचना भी बेमानी था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब से बनी, तब से लगातार वहाँ पे विकास आगे बढ़ने लगा। चाहे वो किसानों को पानी के लिए हो, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो, चाहे वो सोलर पावर प्लांट के रूप में हो, और चाहे वो एशिया की सबसे बड़ी टनल के रूप में हो। विकास के रास्ते तो गुड़ हमारा आगे बढ़ा है। ठीक है, आपने कहा विकास के रास्ते गुड़ आगे बढ़ा है। रोजगार के मसले पर खुद आपकी पार्टी के ही विधायक का कहना था कि उतना काम नहीं हो पाया, उन्हें खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा, रोजगार नहीं दे पाए। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? पूरे विधानसभा में युवाओं को रोजगार को लेके एक बड़ी समस्या है। वहाँ का युवा रोजगार के लिए परेशान है और इस समस्या को हम लोग भी बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। सोलर पावर प्लांट ही एक उद्योग के रूप में वहाँ अभी तक आया। 30% रोजगार की बात उनने कही थी। आप चाहे इसको ऐसा समझ लीजिए कि जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, उनने उसका परिपालन अच्छे से नहीं कराया, उसकी पहल अच्छे से नहीं की, या इच्छा शक्ति का अभाव रहा। नहीं तो जब सोलर पावर प्लांट में ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ और 30% रोजगार की बात उनने कही थी, तो पहले रोजगार सुनिश्चित कराना चाहिए था, फिर प्लांट का काम आगे बढ़ाना चाहिए था। यानी आप ये मानते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट जब हुआ तो पहले जिन शर्तों पे, जिन चीज़ों पर रोजगार की बात हो रही थी, पहले उनको पूरा करा लेना था? निश्चित रूप से वो तो युवाओं के हित की बात थी, और युवा हमारा बेरोजगार है, तो रोजगार की दिशा में तो कोई समझौता करना ही नहीं चाहिए कभी। गुड़ विधानसभा में तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारे विवाद की स्थिति भी खड़ी होती है। गुड़ विधानसभा की बात होती है तो कहा जाता है कि रोजगार तो ठीक है, एक अलग पैरामीटर है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को लेकर भी भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है, इसलिए भी सवाल खड़े होते हैं कि उतनी चीज़ें नहीं हो पाई। आपको क्या लगता है? क्योंकि अनवरत 15-20 साल से आप घूम रहे हैं, तो आप तो देखते होंगे ना इन चीज़ों को कि स्वास्थ्य की क्या चीज़ें वो हो पाई हैं। विपक्ष का तो ये आरोप है कि कुछ भी नहीं किया गुड़ में। नहीं, ऐसा नहीं है।
प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर गुड़ में गोविंदगढ़, रायपुर, करचोलियान, गुड़ और एक अंतिम छोर में अमिलिहा पहले से ही हैं। वहाँ डॉक्टर्स पदस्थ हैं, लोगों का इलाज होता है। और अब तो 108 की सुविधा मोदी जी ने ऐसी दे दी है, रीवा से नज़दीकी मेरा क्षेत्र है, रीवा से बाहर निकलिए कि गुड़ की सीमा शुरू हो जाती है और 40 किलोमीटर दूर तक क्षेत्र है, तो आधे घंटे में 108 तो पहुँच ही जाता है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो हम ऐसा नहीं मानते, भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने काम किया है। दूसरी और कोई बात हो तो वो आप बताइए। शिक्षा, ये भी बड़ा मसला है। शिक्षा के दृष्टिकोण से गुड़ में महाविद्यालय है, रायपुर में महाविद्यालय है, गोविंदगढ़ में महाविद्यालय है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, कन्या पाठशाला है, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल है, तमाम स्कूलें हैं। गोविंदगढ़ में महाविद्यालय के लिए भवन अभी तक जरूर नहीं हो पाया है, जिसके लिए प्रयास जारी है। और चीज़ें होनी चाहिए, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र भी होना चाहिए, इसके लिए भी हम लोग मांग कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अमूमन एक सवाल रहता है, लोग भी जानना चाहते हैं, नारायण मिश्रा पॉलिटिक्स में कैसे आए? क्योंकि बैकग्राउंड तो ऐसा नहीं था। नहीं। सबके अतीत में कहीं ना कहीं कोई किस्सा जुड़ता है, किसी के पिताजी, किसी का कोई रिश्तेदार। आप कैसे आ गए राजनीति में? नहीं, मेरी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं रही है। मैं गुड़ में पैदा हुआ, मेरी कुछ शिक्षा दीक्षा वहाँ भी हुई, कुछ रीवा में हुई, और छात्र जीवन से ही लोगों के बीच में जाना और लोगों का काम करना मेरी आदत में था, और लोगों ने ही मुझे आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुँचा दिया। मैंने कभी सोचा नहीं है इस बात के लिए, ना मैंने कभी प्लान किया है। राजनीति में अमूमन ये देखा गया कि वोट देखकर काम होते हैं। गुड़ में भी ये आरोप लगता है कि किस कॉकस में कितना वोट बैंक किस तरह, और उसी हिसाब से एक विकास की अधोसंरचना तैयार की जाती है। आपको क्या लगता है, इससे तो बाकी छूट भी जाते हैं, कई उपेक्षित भी हो जाते होंगे कई वर्ग के लोग? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का जो विकास होता है वो तो हर व्यक्ति के लिए होता है, उसमें कोई जाति, वर्ग, समाज और वोट नहीं देखा जाता। सारी योजनाएं आप या कोई भी योजना देख लीजिए, सब में सबके लिए है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो जो आर्थिक एक पैरामीटर बना हुआ है वो चाहे किसी भी जाति, धर्म और समाज का हो, उसको मिलता है। कि कोई भी एक भी योजना भारतीय जनता पार्टी की किसी जाति और किसी वोट विशेष को फोकस नहीं करती। तथाकथित जो वर्ग वोट करने में हिचकिचाता है भारतीय जनता पार्टी को, आप सब लोग कहते हैं, वहाँ भी बराबर लाभ और लाभकारी योजनाएं पहुँचती हैं। ऐसा हम नहीं मानते। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब कोई जनप्रतिनिधि स्थानीय होता है और उसको जब अवसर मिलता है तो वो क्षेत्र का विकास इस नज़रिए से करता है कि इस मिट्टी से मेरा भी लाभ जुड़ा हुआ है, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरे क्षेत्र के लोग भी इस लाभ का फ़ायदा लेंगे, इस विकास का फ़ायदा लेंगे, इस नज़रिए के साथ वो काम करता है। जब कोई बाहर का व्यक्तित्व वहाँ प्रतिनिधित्व करता है तो वो अपना राजनीतिक मकसद पूरा करता है, और एक बैग में 4 कपड़े रख के गुड़ पहुंच जाओ और वहाँ चुनाव लड़ लो, पार्टी और जनता के आशीर्वाद से आप चुनाव जीत जाओ और भोपाल पहुंच जाओ, वहाँ से अपने आगे की राजनीतिक यात्रा की योजना आप बनाओ। फिर क्षेत्र की तरफ देखने की ज़रूरत क्या है? मतलब आप ये मानते हैं क्योंकि उनके बच्चों का विकास, उनके परिवार का विकास, वहाँ की स्कूल, वहाँ के खेत में पानी, वहाँ की बिजली की व्यवस्था, वहाँ के सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। स्थानीय व्यक्ति जब जनप्रतिनिधि होगा तो वो विकास उसके व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करेगा। इसलिए विकास के प्रति जो प्रतिबद्धता स्थानीय व्यक्ति की होगी वो बाहर के व्यक्ति की तो कभी भी नहीं होगी। मतलब आप ये मानते हैं कि स्थानीय, जो एक गुड़ में एक चर्चा हमेशा से रही, पिछले 2 चुनावों में तो देखा गया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि तो वो इमोशनल अटैचमेंट में मानते हैं कि अगर वहाँ से है तो अपने क्षेत्र समाज के बारे में सोच पाएगा। क्योंकि अमूमन ये देखा गया बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि दूसरी जगह से आए और चले गए। तो आपका ये मानना है कि अगर वो वहाँ से नहीं चुना जाता, अगर वो स्थानीय नहीं है तो दूसरी जगह चला जाता है? बिल्कुल चला जाता है।
तो स्थानीयता क्या गुड़ विधानसभा में मुद्दा है? बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, एक अगले सवाल की ओर मैं आ रहा हूं। जातिगत समीकरण, प्रतिनिधित्व किसको किसको किस किस तरह से मिला, सब गुड़ के सामने है। एक साफ पानी की तरह सब कुछ दिख रहा है कि अंदर क्या कुछ चल रहा है। क्या मानते हैं प्रतिनिधित्व को लेके, क्या मानते हैं जातिगत समीकरण को लेके? एक वर्ग विशेष के प्रतिनिधित्व को लेकर एक सवाल खड़ा होता है, क्या गुड़ को नहीं मिला या गुड़ की जनता ये चाहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा ये नहीं है। हम लोग जाति पात की राजनीति से अलग हट के काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा वो सब जातियों के लिए समान रूप से काम करेगा, सब जातियों से बराबर संबंध रखेगा और सब जातियों के लिए विकास का काम करेगा। ये हमारी परंपरा नहीं है, ना ही मेरा व्यक्तिगत तौर पर जाति पात की राजनीति में कोई भरोसा है। लेकिन आपने सवाल किया है तो उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। देखिए, अगर गुड़ की जातिगत राजनीति होती तो जिन लोगों के पास प्रतिनिधित्व है, आप जानते हैं कि वो बाहुल्यतापूर्ण समाज नहीं है। और एक बाहुल्यतापूर्ण समाज जिसकी बात आप करना चाहते हैं, आपने नाम नहीं लिया है, ब्राह्मण समाज। बिल्कुल, उसने लगातार 3-3 बार 4-4 बार प्रतिनिधित्व दिया है। तो अगर जाति पात की राजनीति होती तो इतना बड़ा समाज है, प्रतिनिधित्व कैसे मिलता? और अगर कभी ये बात किसी समाज के अंदर आती है कि हमको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है? हर समाज को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, इस सोच में क्या बुराई है? ठीक है। एक मसला जो बार बार चर्चा में आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की दावेदारी, बहुत सारे दावेदार हैं, सब अपने अपने हिस्से की दावेदारी कर रहे हैं। गुड़ विधानसभा से अगर पार्टी आपको मौका देती है, 3 कोर एजेंडे बताइए, 3, सिर्फ 3, जिन चीजों को लेकर नारायण मिश्रा काम करेंगे, जिसकी सबसे बड़ी जरूरत उस विधानसभा क्षेत्र को है। सबसे बड़ी ज़रूरत वहाँ के युवाओं को दिशा देने की है और वो रोज़गार विहीन है। मेरा सबसे बड़ा काम ये होगा, सोलर पावर प्लांट बना ज़रूर, लेकिन अपेक्षित रोज़गार मिल नहीं पाया, लेकिन हमारे पास अवसर अभी समाप्त नहीं हुए हैं। गुड़ विधानसभा एक ऐसा भूभाग है जहाँ सबसे ज़्यादा सरकारी क्षेत्र खाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ये योजना में जुड़ी हुई बात है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो गया है, वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ आएंगी। तो हमारा तो पहला एजेंडा यही है कि हम वहाँ के युवाओं का रोज़गार सुनिश्चित कराएंगे। अगर हमारा युवा रोज़गार में आ गया तो हमारे देश का भविष्य संवर जाएगा। ठीक है। दूसरी प्राथमिकता में, जहाँ तक अभी हमारे यहाँ नहरों का काम, हम लोग कभी कल्पना नहीं किए थे कि खेत खेत पानी पहुँचेगा। हमारे देखते देखते ही, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में मैं देख रहा था, मैं साक्षी हूँ कि गुड़ विधानसभा में पानी की, खेत खेत पानी पहुँचाने की समुचित व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की। अभी वो काम अधूरा है, अभी किसानों को समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। उस व्यवस्था को पूरा करने का काम मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी, ताकि हर खेत में पानी पहुँचे और हर किसान का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठे। तीसरा, शिक्षा। शिक्षा की जो कल्पना अब नई शिक्षा नीति में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उस व्यवस्था को लागू करवाना और रोजगार परक शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिससे रोजगार मिले, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट जैसी व्यवस्था, जगह जगह ITIs और तमाम चीज़ों की व्यवस्था, जिससे हमारा युवा शिक्षा के साथ जब बाहर निकले तो वो रोजगार की तरफ आगे बढ़े, इसकी व्यवस्था करानी है। नारायण मिश्रा को भाजपा के अंदर काम करते हुए एक लंबा समय हो गया, ठीक है। लोग ये सोचते हैं कि तमाम जगह पहुंच रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। जिम्मेदारी क्यों, कोई बड़ी जिम्मेदारी संगठन की दृष्टिकोण से या संगठन के
द्वारा क्यों नहीं दी गई? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही गौरव की बात है और सारे लोग कार्यकर्ता ही हैं और कार्यकर्ता के रूप में मुझे सारी जिम्मेदारियां हैं। अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलना, अपने क्षेत्र की विकास की बात करना, एक एक आदमी के सहयोग में खड़े रहना और मुझे उस जिम्मेदारी से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। आपने लगातार देखा है, मैं विगत 20 सालों से एक एक गांव, एक एक घर, सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे रात भी अगर कभी फ़ोन आया कि मेरी ज़रूरत है, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति रही हो, कोई जाए या ना जाए, नारायण मिश्रा आपको खड़ा मिलेगा, किसी भी परिस्थिति में खड़ा मिलेगा। 365 दिन 24 घंटे मैंने काम किया है। तो ये कम जिम्मेदारी होती है क्या? और बाकी नेतृत्व का निर्णय है। ठीक है, एक सवाल जो अमूमन सबके जहन में है, अगर पार्टी मौका नहीं देती तो नारायण मिश्रा का क्या निर्णय होगा? देखिए, राजनीति जनता के लिए है, विचारधारा पार्टी राजनीति का माध्यम है। मैं अपने क्षेत्र के लोगों के साथ ही हमेशा रह गया। मैंने उनके बीच में, उनके सुख दुख में काम किया। मैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक जो व्यवस्था होती है भोपाल और दिल्ली की, वो भी हमारे लिए कभी अच्छी नहीं लगी मुझे और ना मैंने कभी किया। मेरा सारा निर्णय जनता ही करती है, तो जो जनता का निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। क्या गुड़ विधानसभा को धन बल, बाहुबल या किसी भी तरह के बल की जरूरत है? क्या इस तरह की चुनौतियां, इस तरह की चीजें, इस तरह की राजनीतिक चर्चाएं गुड़ विधानसभा में है या होगी, या चुनाव में इसकी जरूरत पड़ेगी? चुनाव शासन करवाता है, मतदान जनता करती है। जनता को निर्णय करना होगा कि उन्हें सेवक चाहिए या शासक चाहिए। उनको सरल सहज स्वभाव का व्यक्ति नेता के रूप में चाहिए, उनके सेवक के रूप में चाहिए, कि कोई धन बल, बाहुबल और जनबल वाला आदमी चाहिए। जनबल को तो अपन ये मानते हैं कि जिसके साथ जनता खड़ी है वही जनबली है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन धन बल, बाहुबल की कोई ज़रूरत गुड़ में हमको ऐसी नहीं दिखती है। गुड़ की जनता को अगर सेवक चुनना होगा तो नारायण मिश्रा है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अमूमन विंध्य की राजनीति में ये देखा गया कि जातिगत समीकरण बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। चुनाव आते आते चीज़ें घूमने लगती हैं, इस जाति का, फला जात का, इसको वो करना, और एक बिखराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। आप 20 साल से कह रहे हैं कि क्षेत्र में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपने नहीं देखा कि ये कौन समाज का, ये किस समाज का, ये कौन व्यक्ति, आप सबसे मिल रहे हैं, सबके लिए खड़े हैं। क्या महसूस किया कि क्या चुनाव आते आते ये सब चीज़ें धराशायी हो जाती हैं और वो जातिगत समीकरण हावी हो जाता है? ऐसी परिस्थितियां कभी कभी बनती हैं क्योंकि विघटनकारी ताकतें भी समाज में काम करती रहती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति अच्छा होता है, जनता उसके साथ होती है। तो ये हमारे साथ थे गुड़ विधानसभा से भाजपा नेता नारायण मिश्रा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से विभिन्न मुद्दों पर बात रखी, चुनाव लड़ने, चुनाव में टिकट मिलने या फिर उन संभावनाओं पर भी बात रखी और कहा कि जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। मैं जनता के बीच पिछले 15 से 20 सालों से लगातार हूं, उनकी चीज़ें देख रहा हूं, गुड़ के मुद्दों पर भी बात रखी। अब क्या कुछ आगे होगा, किस तरह की परिस्थितियां गुड़ विधानसभा में निर्मित होती हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।